गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी रीट और सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी और वीडियो सीरीज में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। इस ज्यामिति के अंदर सेकंड पार्ट आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कर रहे थे रेखाएं एवं कोण यानी कि लाइन्स एंड एंगल्स, और रेखाएं एवं कोण में कुछ चीजें हम कर चुके थे। हमारी अगली बारी है एकांतर कोण की। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एकांतर कोण, और एकांतर कोण को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों अल्टरनेट एंगल्स। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अल्टरनेट एंगल्स। एकांतर कोण होते क्या है? अब एकांतर कोण को समझने से पहले आप ये जो चीज है, ये मैं जो बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए दोस्तों। ये जो चीज है, अगर ये रेखा M है और ये रेखा N है, इस लाइन का नाम M और इस लाइन का नाम N और L इस लाइन का नाम है, और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। यदि M पैरेलल टू N, ये जो सिंबल है ये किसका है? ये है समांतर रेखाओं का सिंबल है। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस का सिंबल है। और L जो है वो तिर्यक रेखा है। क्या है यहाँ पे? L तिर्यक रेखा। जो रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, दो समांतर रेखाओं को इस तरीके से काटती है, उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक रेखा। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन। तो सबसे पहले तो आपको यही सीखनी है। अब बात आती है एकांतर कोण की। एकांतर कोण क्या होते हैं और कैसे हम इसको याद कर सकते हैं? देखिए, एक अंतर, एकांतर का मतलब है एक इधर वाला और एक इधर वाला। अल्टरनेट में भी यही होता है, एक इधर से और एक इधर से। अब ये दो प्रकार के होते हैं। एकांतर में दो प्रकार के कोण होते हैं, एक तो आंतरिक कोण और एक होते हैं बाह्य कोण। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक कोणों की। तो यहां मैं दो तीन चीजें बना रहा हूं, ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, ये जो कोण मैंने बनाया ये है एंगल 1, और ये जो कोण बनाया मैंने ये है एंगल 2। ठीक है ना। अब देखिए आप, ये रेखा जो तिर्यक रेखा है, ये 1 नंबर कोण इसके इधर है और 2 नंबर कोण इसके इधर है। तो आंतरिक कोण वही होते हैं, एक तो लेफ्ट साइड में हो और एक राइट साइड में हो, और इन दोनों की वैल्यू रहती है इक्वल। इनको बोलते हैं आंतरिक एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट जरूर बोलते हैं, ध्यान रखना। ये आंतरिक एकांतर कोण है। इसी के साथ ये भी लिख सकते हैं हम एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है ना, एंगल 3 और एंगल 4। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एक कोण लेफ्ट में होना चाहिए, दूसरा राइट में। अगर दूसरा राइट में है तो पहला लेफ्ट में होना चाहिए, यानी कि कुल मिला के Z बनना चाहिए। देखिए, चाहे उल्टा Z बनाओ चाहे सीधा। देखिए, ये Z बन रहा है ना, ये देखिए, और इधर से ये Z बन रहा है। ये देखिए, ये Z बन रहा है, ये वाला। तो Z बनना चाहिए, चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने। इनको बोलते हैं आंतरिक एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंग्लिश में बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि आंतरिक एकांतर कोण। ये आंतरिक समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं बाह्य कोण की। किसकी बात करते हैं? बाह्य कोण की। इन कोणों को समझ लेते हैं पहले, फिर हम कोणों पे जो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उसकी भी बात करेंगे। बाह्य कोण की अगर बात करें, यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे ये वाले, और अब हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। एकांतर बाह्य कोण, क्या बोलेंगे इसको? एकांतर बाह्य कोण। इसी में समझते हैं। ये जो है एंगल नंबर 5, ये एंगल नंबर 6 के इक्वल होगा। एंगल नंबर 5 जो है वो एंगल नंबर 6 के इक्वल होगा, और इसको बोलेंगे एकांतर बाह्य कोण। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि अपोजिट साइड फेस होने चाहिए इनके। एक का इधर है और एक का इधर है। देखिए, एक लाइन के लेफ्ट साइड में है, एक लाइन के राइट साइड में।
इधर से इसको भी बना सकते हैं एंगल नंबर 7, एंगल नंबर 8। तो एंगल नंबर 7 जो है वो एंगल नंबर 8 के इक्वल होगा दोस्तों। इसको भी क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण। क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण, यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों चीजों को ध्यान से समझिए। जो Z बनाने वाले एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। कंडीशन क्या है? एक तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, दूसरा राइट में। अगर दूसरा राइट में है तो पहला लेफ्ट में। अगर दोनों अंदर हैं तो ही इक्वल होंगे। अंदर वाला बाहर वाले के इक्वल नहीं माना जाएगा, यानी कि एंगल 1 एंगल 6 के इक्वल नहीं माना जाएगा। इस प्रॉपर्टी में एकांतर कोण में ये इसके इक्वल नहीं होगा। अंदर वाला अंदर वाले के इक्वल, अंदर वाला अंदर वाले के इक्वल, फिर बाहर वाला 5 एंगल बाहर वाले के इक्वल, और बाहर वाला बाहर वाले के इक्वल। ये जो प्रॉपर्टी थी ये आपकी एकांतर कोण की प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको 2-3 चीजें और समझनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकली या वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख यानी कि जिसके शीर्ष भिमुख है, यानी कि अपोजिट है, जिनका फेस अपोजिट खुलता है। अगर दो एंगल इस तरीके से हो, एक का फेस इधर खुल रहा है, दूसरे का फेस इधर खुल रहा है, तो इन दोनों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख। और इन दोनों का जो मान होता है, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। अब आप इस डायग्राम में समझिए, एंगल 1 के क्रॉस में देखिए ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, ये लाइन स्ट्रेट जा रही है। एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल माना जाएगा और वर्टिकल अपोजिट माना जाएगा। इसी तरीके से एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल माना जाएगा। एंगल 3 किसके इक्वल माना जाएगा? 5 के इक्वल। इसी तरीके से यहां क्रॉस बन रहा है, यहां भी देख सकते हैं जो एंगल 2 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा, और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। कंडीशन क्या है शीर्षाभिमुख कोण की? शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है दो एंगल जिनका फेस अपोजिट खुलता है। जिनका फेस कैसा खुलता है? अपोजिट खुलता है, उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, शॉर्ट में इसको VOA लिखते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इसी डायग्राम पे बेस्ड जो एक चीज और समझने वाली है और काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है छोटा सा, वो है संगत कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब समझने वाली बात यह है, ध्यान से सुनिए, अगर एंगल 7 2 के इक्वल है तो कैसी रहेगी ये बात ध्यान से सुनिए। एंगल 7 जो है वो एंगल 2 के इक्वल। अब क्यों है इक्वल? ध्यान से सुनना है। ये समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है। इसके एक ही तरफ और ऊपर बनने वाले कोणों का मान इक्वल होगा। एंगल 7 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। और 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। अब इस चीज को मैं प्रूफ भी करवाता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। मैंने यहां क्या लिखा? मैंने यहां लिखा एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। देखिए आंतरिक कोण में लिखा ना, एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 2 के। ठीक है, एंगल 1 लिखा एंगल 2 के, और एंगल 1 लिखा एंगल 7 के। देखिए एंगल 1 लिखा एंगल 7 के और एंगल 1 लिखा एंगल 2 के। तो यहां से देखिए आप 1 1 इक्वल है तो 2 और 7 भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? दोबारा देख लीजिए, 1 1 इक्वल है तो 2 और 7 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? जो 1 है वो 2 के इक्वल है और 1 जो है वो 7 के भी इक्वल है। इसका मतलब 2 और 7 भी इक्वल होंगे। तो देखिए 2 एंगल और ये जो 7 एंगल ये इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। इसी तरीके से 3 और 6 एंगल इक्वल होंगे। इसी तरीके से 1 और 8 एंगल इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल 8 और एंगल 5 इक्वल एंगल 4। इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा दोस्तों ये है कि समांतर रेखाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समांतर रेखाएं होनी चाहिए। और
तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण होने चाहिए, चाहे वो राइट साइड में हो चाहे वो लेफ्ट साइड में हो। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए, चाहे वो राइट साइड में हो तिर्यक रेखा के, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो। और समांतर रेखाओं के या तो दोनों नीचे हो या दोनों ऊपर। देखो दोनों ऊपर होंगे तो 5 और 4 होंगे, ठीक है ना, और दोनों नीचे होंगे तो 1 और 8 होंगे। देखो इधर राइट में आ जाइए, एंगल 7 किसके इक्वल, एंगल 2 के इक्वल, ठीक है, और एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 6 के इक्वल। 3 प्रॉपर्टीज हमने इस डायग्राम पे बेस्ड पे करी है। एक तो एकांतर कोण किया है, एक शीर्षाभिमुख कोण किया है, एक संगत कोण किया है। अब हम करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। आज के क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमेशा वीडियो में यही रहेगा कि हम कुछ कॉन्सेप्ट किया करेंगे और कुछ उस पे बेस्ड क्वेश्चन किया करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, दिए गए चित्र में x का मान बताइए। आपके सामने डायग्राम दे रखा है, हमें x की वैल्यू बतानी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, धीरे धीरे हम अपर लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने बेसिक टू हाई लेवल जाना है। सबसे पहले हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब ध्यान से सुनना, ये एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। इसके एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और उस कोण को बोलते क्या हैं, सरल कोण बोलते हैं। पहले पार्ट में, वीडियोस के पहले पार्ट में बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखी है नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। और वीडियोस के बारे में जो भी आपके सजेशन हैं वो इनवाइटेड हैं भाई। आप सजेशन जो भी आपके दिमाग में आए कि कैसे हम बेटर कर सकते हैं, आप अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इन तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है। 2 और 3 5 और 3 5 और 5 10, x बराबर 180 डिग्री। x का मान आ गया 180/10। ये वाला 10 गुणा में था x के, और नीचे आएगा भाग में चला जाएगा। x का मान हो गया 18 डिग्री। x का मान कितना हो गया, 18 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो सेकंड क्वेश्चन, दिए गए चित्र में x का मान बताइए। तो चित्र में यहाँ बना रहा हूँ, एक सिंपल सा डायग्राम हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ठीक है ना। ये अपने को डायग्राम गिवन है, और यहाँ दे रखा है 120 डिग्री, यहाँ दे रखा है x डिग्री, और यहाँ दे रखा है x प्लस 10 डिग्री। धीरे धीरे हम सभी चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, आप बताइए इसमें x का मान क्या हो सकता है, आप अपना रिप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण, यानी कि फुल एंगल। क्या बोलते हैं, फुल एंगल। ये सारा मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। तो इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 120 प्लस x प्लस 10 बराबर कितना, बराबर आएगा 360। x और x जुड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 120 और 10 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। बराबर में हमारे पास पड़ा है 360 डिग्री, ठीक है ना। ये 130 लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा और माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 130। 2x इज इक्वल टू कितना, 230, ठीक है ना। 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2। x का मान आ गया 230/2, ठीक है ना, यानी कि 115 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 115 डिग्री। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये आता है इस तरीके का क्वेश्चन, और इजी है। देखिए ध्यान से, ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है हमें, यानी कि ये जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है। सी डी पैरेलल ई एफ, ये सी डी रेखा ई एफ के समांतर है। वाई रेशो जेड, यानी कि वाई अनुपात जेड, वाई और जेड का अनुपात दे रखा है 3:7। हमसे पूछा है एक्स का मान। एक्स का मान बताइए।
4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सबसे पहले ये बात होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये जो x है ये भी x होगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, ये x है ये भी x होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था संगत कोण की प्रॉपर्टी, एक रेखा हो अगर तिर्यक और 2 रेखाएं हो अगर समांतर, तो उनके एक ही तरफ और नीचे बनने वाले कोणों का जो मान होता है वो बराबर होता है। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल x और एंगल y का मान योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर हैं। क्या है? लीनियर पेयर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। और उससे पहले मैंने x की जो प्रॉपर्टी लगाई है वो संगत कोण वाली प्रॉपर्टी लगाई है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? संगत कोण की प्रॉपर्टी लगाई है। क्यों? ये x, इसका ये x मैंने बनाया, इसको बोलते हैं संगत कोण। और जब ये x और y मिलकर एक रेखा बनाते हैं, इनका योग 180 होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या? लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, एक बात को ध्यान से सुनना है। ये देखिए यहां z बन रहा है ना z, ध्यान से देखिए। 2 रेखाएं समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में है एंगल और एक राइट साइड में है। तो एंगल x और एंगल z जो होगा वो बराबर होगा। एंगल x जो है वो एंगल z के बराबर होगा। यहां से बराबर कर लो चाहे यहां से बराबर कर लो। अब ये प्रॉपर्टी क्या है? ये है एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल x जो है वो एंगल z के इक्वल होगा भाई। अब एंगल x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल z लिख सकता हूं। ठीक है ना? इस x की जगह अगर मैं z लिख दूं तो हमारे कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। इस x की जगह मैं z लिख दूं क्योंकि x किसके इक्वल है? z के इक्वल। और यहां प्लस में क्या पड़ा है? y पड़ा है और बराबर क्या है? 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गई भाई? x की जगह मैंने क्या लिख दिया? z लिख दिया। अब मुझे फायदा क्या होने वाला है? y और z का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:7। तो ध्यान रखना, जब अनुपात दिए जाते हैं और उसको हम एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? देखिए, तो 3 को लिखेंगे 3 के और 7 को लिखेंगे 7 के। y की जगह 3 के आना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए था, z इधर आना चाहिए था, लेकिन प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? इज इक्वल टू क्या आएगा? 180। 3 और 7 10 के इज इक्वल टू 180। के का मान आ गया 180/10 यानी कि 18 डिग्री। अभी के का मान आया है, आंसर नहीं आया। के का मान z में रखें और y में रखें। ठीक है ना? z कितना है हमारे पास? देखिए 7 है ना। दूसरा दूसरे के साथ, ध्यान से देखिए, दूसरा दूसरे के साथ होता है, पहला पहले के साथ होता है। तो दूसरा दूसरे के साथ z का मान है 7k। यहाँ 7 रखेंगे, इनटू में k का मान कितना है हमारे पास? 18 डिग्री। तो यहाँ 18 7 126। 18 7 126। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? हमसे पूछी है x का मान। और हमारे पास क्या गया? z आ गया। और हमने क्या लिखा था अभी कि x और z क्या हैं? बराबर हैं। तो जब अगर z का मान 126 डिग्री आ गया तो x का मान भी क्या आएगा? 126 डिग्री आएगा। हमें y निकालने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आंसर है 126 डिग्री। इस क्वेश्चन को 1-2 बार दोबारा करके देख लेना। सिर्फ 2 प्रॉपर्टी लगी हैं। x z के इक्वल है, एक्स वाई लीनियर पेयर हैं। एक्स जेड के इक्वल है तो एक्स और वाई का योग भी बराबर होता है। ये बराबर है, ध्यान रखना। 2 समांतर रेखाओं के आंतरिक कोणों का युग्म जो होता है अगर एक ही तरफ हो, इनका योग भी क्या होता है? 180 डिग्री। इस तरीके से होता है। ऐसे कर लो, चाहे y को ऊपर ले जाओ आप, इस y को चाहे यहाँ ले जाओ, ये y इस y के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये वाला y इस y के इक्वल होगा। ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो आप। ये वाला y यहाँ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये z यहाँ आ सकता है, ये z यहाँ आ सकता है। तो आप जैसा करेंगे वैसा ही रहेगा, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सही होनी चाहिए। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। गलत प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है
यदि L समांतर M हो, ये L जो है वो M के समांतर है, लाइन दो दी रखी हैं, एक L है और एक M है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि समांतर रेखाएं हैं। तो हमें x का मान पूछ रहा है, x ये रहा आपके सामने, ये यहाँ 110 डिग्री दे रखा है और ये दे रखा है 3x माइनस 20 यानी कि 3x माइनस 20। अब आपको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया क्या कि अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। कैसे होगा, इसको बोलते हैं संगत कोण। ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण दोनों ऊपर होने चाहिए। ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल होता है, नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल होता है, ठीक है ना। इस 110 को मैं यहां ले आया, अगर यहां लाने में कोई दिक्कत नहीं है फिर क्वेश्चन हो गया बस। अब आप ये देखिए, ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा के टोटल कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं 110 प्लस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या प्रॉपर्टी लगेगी, ये प्रॉपर्टी लगेगी लीनियर पेयर की। क्या प्रॉपर्टी लगेगी, लीनियर पेयर, ठीक है ना, यानी कि रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म वो होता है जब दो कोण मिलके या दो युग्म मिलके एक रेखा बनाए तो उसको बोलते हैं रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। देखिए ये 110 था, ये 110 कैसे हुआ ये आपको समझना जरूरी है। कोई कमेंट कर देना अगर आपको दिक्कत आए तो, ठीक है ना। तो 110 में से 20 माइनस हो जाएगा, यहां बन जाएगा 90 और प्लस में बचा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x बराबर 180 माइनस 90, ये प्लस का 90 है, लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में जाके माइनस का 90 बन गया। 3x इज इक्वल टू 90, x की वैल्यू आ गई 90/3 यानी कि 30। तो x का मान आ गया अपने पास 30 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। ये हमारा x का मान है दोस्तों, ये हमारा x का मान है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। काफी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पेपर में आता है इस तरीके का क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, x बटा वाई का मान 4 यानी कि x अपॉन वाई का मान कितना 4 और z अपॉन वाई का मान दे रखा है 5, z बटा वाई का मान दे रखा है 5। तो y का मान बताइए, हमें क्या बताना है, y की वैल्यू। आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर x, y और z तीनों मिलकर एक सरल रेखा बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो सॉल्यूशन में हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस z कितना होगा, x प्लस वाई प्लस z होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, हमें दे रखा है x बटा वाई बराबर 4 दे रखा है ना, ये रहा x बटा वाई कितना दे रखा है 4। ये वाला y इधर चला जाए तो क्या होगा, ये वाला y इधर जाएगा तो ये बनेगा 4y। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, होनी भी नहीं चाहिए। y सिर्फ भाग में था, उधर जाके गुना में आ गया बस। अब z बटा वाई बराबर 5 है, ये वाला y सेम प्रोसीजर से जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, 5 के मल्टीप्लाई में। x का मान हो गया 4y और z का मान हो गया 5y, ये दोनों यहाँ रख दो बस। x की वैल्यू है 4y और ये वाला y आपका एज इट इज और z की वैल्यू है 5y इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री, इज इक्वल टू है हमारे पास 180 डिग्री। तो 4y प्लस 1y ये ऐड हो जाएंगे बच्चों, 4y प्लस 1y हो जाएगा 5y, 5 प्लस 5 हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y का मान आ जाएगा 180 बटा 10, 0 0 कट गई, y का मान आ गया 18 डिग्री। y का मान कितना आ गया 18 डिग्री। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों।